हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रखते हैं तब उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Electric dipole in a uniform electric field. Okay, suppose हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रेंड्स, उसका रिप्रेजेंटेशन है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो डाइपोल लेंथ है, ये डाइपोल लेंथ है 12। ओके, ये 12 इसकी डाइपोल लेंथ है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो एंगल है जिस एंगल से डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है वो एंगल हमारे पास थीटा है। ओके, अब हमें पता है जब कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब उस चार्ज पे हमेशा एक फोर्स लगता है और वो फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ओके फ्रेंड्स, अब अगर वो चार्ज नेगेटिव हो तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। तो यहाँ पर ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पर एक फोर्स लगेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और वो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस चार्ज अगर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगता है। तो प्लस चार्ज में हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। उसकी भी वैल्यू F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा इससे, ये इस तरीके से डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। तो माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे के अपोजिट लग रहा है। तो माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लग रहा है, और प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स जो हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट इनके लाइन ऑफ एक्शन जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ये एक कपल फॉर्म करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कपल फॉर्म करने की वजह से ये क्या करेंगे, इस डायपोल पर एक टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क की वजह से ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घूम जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये डायपोल रोटेट होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, तो जब कोई भी डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखा जाता है तब उस डायपोल में एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क की वजह से वो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यही पढ़ना है हमने यहाँ पर। तो कंसीडर अ डायपोल, कंसीडर अ डायपोल of dipole length of dipole length 12 placed in a uniform electric field, placed in a uniform electric field E. Okay,
in a direction making an angle theta with the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ये जो डायपोल है थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तब नाउ the force acting on charge minus q is, ये फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास, ये है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ओके फ्रेंड्स, और इसकी डायरेक्शन कहाँ को हो जाएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है इस फोर्स की डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, ये वाला जो चार्ज है प्लस क्यू, इस पर जो फोर्स है वो भी इतना ही है, F इज इक्वल टू क्यू ई, और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ ई, या फिर इसे लिख सकते हैं सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये जो दोनों फोर्स हैं ये मैग्नीट्यूड में सेम है, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन इन द सेंस कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस लाइन पर लग रहा है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस लाइन पर लग रहा है, तो ये दोनों के लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हैं, तो ये कपल बनाएंगे। नाउ these two forces having same magnitude but opposite sign, opposite in direction, but opposite in direction, opposite direction, then they form a couple. And rotate the dipole in the direction of electric field, in the direction of electric field E। ओके, तो ये दोनों एक कपल फॉर्म करेंगे जिसकी वजह से डायपोल रोटेट होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, तो ये कपल फॉर्म होने की वजह से डायपोल पर एक टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क इस डायपोल को घुमा देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमा देगा। ओके फ्रेंड्स, देयरफॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, therefore the torque acting on the dipole, ये क्या होता है, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू होता है इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स, आइदर इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between these two force।
दीज टू फोर्सेस। ओके, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? अगर हम इसको पीछे को मिला दें ऐसे, ये दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, फिर ये इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। अब माना ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो बी सी यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ओके फ्रेंड्स, ये थीटा है तो ये पूरा एंगल भी थीटा ही होगा, तो हमें यहाँ पर बी सी निकालना है। ओके, तो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? बी सी है। ओके, अब इस ट्रायंगल का यूज करके हम बी सी निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है? ए बी है। ओके, तो यहाँ पे से हमारे पास बी सी क्या आ जाएगा? ए बी साइन थीटा। ओके, अब ए बी किसके बराबर है? 2l के बराबर है, तो बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो देयरफॉर टॉर्क कितना आ जाएगा? टाउ इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्यू इंटू ई है हमारे पास, क्यू इंटू ई इंटू बी सी क्या है? 2l साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम और लिखा जा सकता है, इसको ई इंटू क्यू इंटू 2l साइन थीटा। ओके, अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था क्यू इंटू 2l क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है ये, तो इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा e इंटू पी साइन थीटा। ओके, या फिर इसे हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। ओके, तो इतना टॉर्क जो है वो डायपोल में लगेगा। ओके फ्रेंड्स, या फिर हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क जो टाउ है वो हो जाएगा P क्रॉस E। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। और इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? सपोज ये जो है अगर डायपोल इस तरीके से रखा है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर को हमारे पास क्या होगा? डायपोल मोमेंट होगा, ये P है। ओके, ये डायपोल मोमेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की ओर को, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके फ्रेंड्स, अब डायपोल ऐसे रखा हुआ है, तो उस पर कपल फॉर्म होकर के वो ऐसे रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, तो ये एंगल जो है इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और रोटेट वो यहाँ से इधर को कर रहा है। तो हम इसकी टाउ की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपने फिंगर को रोटेशन की डायरेक्शन में कर देंगे, और जो हमारा अंगूठा जो होगा थंब, वो इस टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो थीटा की डायरेक्शन में थीटा, ये जो P है डायपोल मोमेंट, वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो अपने फिंगर को हम इस डायरेक्शन में कर्ल कर लेंगे, और जो थंब है हमारा वो टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो थंब कहाँ को आ रहा है? तो थंब की डायरेक्शन कहाँ को है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ को हो जाएगी? इनवर्ड। ओके, अब इनवर्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये जो होगी टॉर्क की डायरेक्शन होगी यहाँ पर P क्रॉस E। ओके, द डायरेक्शन ऑफ टाउ will be perpendicular to the plane inward direction। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम कर्ल करेंगे अपने फिंगर को, P से E की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो ये जो अंगूठा है अंदर की ओर को जा रहा है, तो इसका मतलब जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन
अंदर की ओर को, इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से हम टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है वो है राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर जो फोर्स लगा है वो F इज इक्वल टू क्यू ई है, और यहाँ पर जो फोर्स लगा है वो भी F इक्वल टू क्यू ई है। इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है तो वो कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेट फोर्स acting on the dipole when dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा। एक फोर्स यहाँ पर हमारे पास जो एक फोर्स है वो क्यू ई है, और जो दूसरा फोर्स है वो उसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा अपोजिट फोर्स के लिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अगर ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होते तब हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, बट इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया। ओके, तो माइनस साइन होने की वजह से यहाँ पर ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या होगा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर when an electric dipole placed in a uniform electric field placed in a uniform electric field placed in a uniform electric field at an angle theta, uniform electric field make an angle theta लिखते हैं, make an angle theta with the direction of electric field, then the net force acting on the dipole is ज़ीरो। ठीक है, तो नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा बट टॉर्क जीरो नहीं होता है। ओके, टॉर्क कितना होता है वो हमने अभी निकाला है, बट टॉर्क टाउ इज नॉट ज़ीरो। ओके, नेट फोर्स तो जीरो होगा बट टॉर्क जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये टॉर्क कितना होता है, पी ई साइन थीटा के इक्वल होता है। ओके, ये हमने अभी निकाला था एक्सप्रेशन, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जब कोई डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तब उस पर नेट फोर्स कितना होता है, तो आंसर होगा जीरो। ओके, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। स्पेशल केसेस, ओके, पहला जो स्पेशल केस है हमारे पास, अगर थीटा जीरो हो, ये जो थीटा है ये 0 डिग्री हो, इसका मतलब क्या है, ये डायपोल जो पहले ऐसे रखा था ऐसे न रख करके, सपोज ये जो डायपोल है ये इस तरीके से रखें सपोज, तो यहाँ पर थीटा तो 0 हो जाएगा। ओके, तब इन दैट केस हमारे पास जो टॉर्क है वो कितना आ जाएगा, टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा। ओके, थीटा की जगह 0 पुट कर दो
तो कितना हो जाएगा पीई साइन जीरो। ओके, साइन जीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये कितना हो जाएगा टॉर्क, टाउ इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इन दिस केस जब डायपोल इस तरीके से रखा हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हो तो माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा एफ, प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा एफ। ठीक है, तो अब इन दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन सेम है, कोइंसाइड कर रहे हैं। ये एफ जो है, ये वाला फोर्स जो है वो भी इसी लाइन में है, और ये जो माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो भी इसी लाइन में है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन इनके कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, कपल फॉर्म नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कपल फॉर्म अगर नहीं करेंगे तो इनमें टॉर्क भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो डायपोल है अपनी जगह पर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ओके, तो इस केस में टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके फ्रेंड्स, thus no torque acting on the dipole when it placed when it placed parallel to the direction of electric field, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल अगर हम रखें डायपोल को तो उसमें कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस जब थीटा इक्वल्स टू हमारे पास 90 डिग्री हो। ओके, सेकंड केस है वो है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, इन दैट केस क्या होगा, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है, ठीक परपेंडिकुलर। ये एक डायपोल है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ये जो एंगल है 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें पता है माइनस चार्ज पे क्या होता है, फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और प्लस चार्ज में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी ये टॉर्क कपल फॉर्म कर रहे हैं दोनों, क्योंकि दोनों के लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। तो ये डायपोल रोटेट होकर के फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस केस में जो हमारे पास टाउ है मिलेगा हमें, टाउ इक्वल्स टू होता है पी ई साइन थीटा। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा पी ई साइन 90 डिग्री। अब हमें पता है फ्रेंड्स साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ई साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा कब, जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा हो, जब डायपोल की एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ठीक परपेंडिकुलर हो। ऐसे डायपोल रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो डायपोल पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो वो रोटेट होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो टॉर्क टाउ will be maximum when dipole axis is perpendicular to the field E। ओके फ्रेंड्स, तो डायपोल एक्सिस जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तब उस केस में टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं। डायपोल क्या होता है, इसकी यूनिट टॉर्क।
ये क्या होता है, पी ई, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पी इंटू ई होता है। पी जो है वो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट की का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू टू एल होता है। तो टॉर्क की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ओके, इन शॉर्ट इसे न्यूटन मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये आ गई हमारे पास टॉर्क की यूनिट। ओके फ्रेंड्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क। ओके, तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन है, an electric dipole having charges plus minus 100 microcoulomb separated by 1 millimeter distance, separated by 1 millimeter, is kept at an angle of 30 degree, okay, with the uniform electric field, with uniform electric field, uniform electric field of 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the torque acting on the dipole. Torque acting on the dipole. ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है हमें, एक डाइपोल है जिसका चार्ज जो है, डाइपोल के चार्ज क्या क्या हैं, प्लस माइनस 100 माइक्रोकूलम। ओके, तो यहाँ पर जो हमें चार्ज दिया है, ये एक पहला चार्ज तो है माइनस 100 माइक्रोकूलम, और जो दूसरा चार्ज हमें दिया है, ये चार्ज, इसकी वैल्यू हमें गिवन है प्लस 100 माइक्रोकूलम। ओके, तो ये जो वैल्यू है प्लस क्यू की, ये है प्लस 100 माइक्रोकूलम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो चार्ज दिया है हमें क्यू, वो प्लस 100 माइक्रोकूलम है, और ये बोला है हमसे कि जो दोनों चार्ज हैं एक दूसरे से 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेट हैं। तो जो 2L की वैल्यू हमें दी है, ये 1 मिलीमीटर दी है। ओके, और ये भी बताया है कि जो डाइपोल है 30 डिग्री पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री। ओके, तो हमें टॉर्क निकालना है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब P क्या होता है, डायपोल मोमेंट है, P का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू टू एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q इंटू टू एल इंटू ई साइन थीटा। ओके, Q की वैल्यू हमारे पास है 100 माइक्रोकूलम, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम इंटू 2L की वैल्यू हमें दी है 1 मिलीमीटर, तो हो जाएगा 1 मिलीमीटर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू हमें दी है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दी है, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा ये। ओके, तो ये हो जाएगा 100 माइक्रो को होता है 10 की पावर माइनस 6 इंटू मिलीमीटर होता है 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये तो हो गया 10 की पावर माइनस 4, ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू ये 1/2 है। ओके, ये जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब पावर जब ऐड होगी तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये 2 से जब ये 10 कैंसिल हो गए तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओके फ्रेंड्स, इतना न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर।
ओके ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अब ये तो हमने डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अब जब अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब डायपोल में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा, वो सीखते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब डायपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तब उस पर क्या इफेक्ट आता है, तो इसे नोट में आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। अब सपोज हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का, कैसा भी हो सकता है वो। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से बना दिया है। इनकी स्पेसिंग जो है वो अनइक्वल होती है, तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फ्रेंड्स, अब इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, ये डायपोल लेंथ है 2L। ओके फ्रेंड्स, ये डायपोल रखा है। तो आपको पता है माइनस चार्ज जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उस पर एक फोर्स लगता है Q इंटू ई। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, Q इंटू E1। ओके, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारे पास अलग अलग होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसको हमने F1 से रिप्रेजेंट कर लिया। तो वो फोर्स होगा Q इंटू E1 के बराबर। ओके, और प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F2 इक्वल्स टू Q इंटू E2। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग होगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो अलग अलग है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, कपल तो बना रहे हैं, ये कपल बनाने की वजह से ये डायपोल को रोटेट कर देंगे इस तरीके से, बट इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर फोर्स अलग अलग है। ठीक है, अब सपोज जो F2 फोर्स है वो F1 फोर्स से ज़्यादा है, तो क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा वो इस डायपोल को आगे की डायरेक्शन में धकेल देगा। ओके फ्रेंड्स, तो रोटेटरी मोशन तो होगा ही होगा, साथ में ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा इस केस में। ओके, तो लिख लेते हैं, व्हेन अ डायपोल is placed in a non-uniform electric field, then the net force on the dipole will be नॉन जीरो। ओके, यहाँ पर जो नेट फोर्स है एफ नेट, वो कितना आएगा, F1 और F2 में से जो भी बड़ा होगा उसको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो ये साइन है ये इसी को बताता है, इन दोनों में से दो भी क्वांटिटी बड़ी होगी उससे उसको सब दूसरे को सेपरेट कर देंगे, तो ये जीरो के बराबर तो नहीं आएगा। अब अगर फोर्स जीरो नहीं है तो इसका मतलब डायपोल एक्सेलरेट हो जाएगा, तो इसका मतलब वो आगे की ओर को मूव करने लग जाएगा। ओके, तो रोटेटरी मोशन भी होगा, साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा, हेंस द डायपोल
will experience both force and torque. ओके, टॉर्क की वजह से रोटेट हो जाएगा और फोर्स की वजह से आगे को मूव करने लग जाएगा, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा उसमें, ठीक है। इससे पहले यूनिफॉर्म केस में क्या था, जब डायपोल यूनिफॉर्म केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता था तब हमारे पास नेट फोर्स जो है वो जीरो होता था, ठीक है। बस टॉर्क की वैल्यू आती थी जिसकी वजह से वो सिंपल रोटेट करता था, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करता था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में दोनों की वैल्यू नॉन जीरो होगी, ओके। हेंस द डायपोल will have both translatory as well as rotatory motion. ओके फ्रेंड्स, ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा, ओके, जब डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, ओके। तो ये है डायपोल का बिहेवियर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के ही विषय में कुछ और अन्य चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।